ठीक है। हम लोग का 12th का लास्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो वेव ऑप्टिक्स जैसे कि हम लोग ने पहले से पढ़ रखा है कि जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डुअल नेचर शो करता है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर। जैसे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब देखा, तो उसमें हमने बोला कि ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वेव नेचर से भी एक्सप्लेन होते हैं, जैसे डायफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब चीज। तो उस बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसमें जो हम लोग वेव कंसिडर कर रहे हैं, लाइट वेव बोलेंगे हम लोग, वो लाइट वेव है। और उससे ये समझना है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन। इधर उधर की बातें नहीं देंगे, डायरेक्ट हम लोग अपने पॉइंट से जो जो चीजें पढ़नी है। ठीक, तो वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा टर्म होता है वेव फ्रंट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट क्या होता है, फिर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, जो हम लोग 11th क्लास में वेव चैप्टर में पढ़े थे। इंटरफेरेंस, जिसमें दो वेव्स अगर आपस में मिलते हैं तो कंबाइंड कंबाइंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। तो चीजें चीजें हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत 11th से। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या वेरिएशंस होंगे वो सारे चीज चेक करेंगे। उसके बाद इंटरफेरेंस तो हो गया, फिर डाइफ्रेक्शन एक चैप्टर बनता है डाइफ्रेक्शन, उसके बाद एक पोलराइजेशन। ठीक है, तो डाइफ्रेक्शन हम लोग का मोस्ट चीजें होंगी वो रिलेटेड होगा। डाइफ्रेक्शन और पोलराइजेशन का जो टॉपिक एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस जो है शुरू से लेके चलेगा तो 4-5 क्लास लगेंगे। तो टोटल उम्मीद है कि ये 7-8 क्लास हम लोग को अभी लगेगा इसमें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वही वेव फ्रंट से, कि वेव फ्रंट क्या होता है ऑफ लाइट वेव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत बार बात की कि जो है दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो वेव नेचर इस शो करने की वेव फ्रंट जो है एक चीज डिफाइन करा गया है। जैसे कि बात की वेव, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रिपल्स हमको दिखता है वो स्थिर पानी पे दिखता है, यानी कि स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है, उस पे हम धीरे धीरे मान लेते हैं और वाटर उस पे गिरता है, नहीं बाल्टी में drop होता है। तो हम लोग देखते हैं कि quantity है वहाँ तो से। साउंड कट रहा है सर सर। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। यस सर, एकदम नहीं आ रहा। लो, अभी आया है? सर कट कट क्या आ रहा। अभी आया है? हेलो, यस सर। ठीक है। स्क्रीन स्टार्ट शेयर।
हेलो। सर आवाज अभी भी कट रहा है। फिर नहीं आ रहा है। लैग टाइप का होता है, बीच बीच में रुक रुक जाता है। नेटवर्क भी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका कारण सर। ठीक है, आ रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं या नहीं आ सर अभी स्क्रीन है। जब भी आ रहा है। हेलो। यस सर। आ रहा है अभी क्लियर? यस सर। कुछ समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर, अब क्लियर आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन यस सर, आ रहा है। ठीक ठीक है। तो हम वही बता रहे थे कि वेवफ्रंट्स के बारे में। तो वेवफ्रंट क्या होता है? तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि वाटर पे, जैसे स्टिल वाटर है तो उस पे जो रिपल्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर स्टिल वाटर है, हम धीरे धीरे स्टोन उस पे, छोटे छोटे स्टोन्स को अगर ड्रॉप करते हैं तो वहां से वेव जनरेट होता है उस पॉइंट से। और ऐसा हमको सरफेस ऑफ वाटर जो है इस तरह का दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये वेव है। ठीक है। अगर हम लोग जैसे कि एक पॉइंट सोर्स है, तो उस पॉइंट से चारों तरफ देखें तो एक ऐसा सरफेस होता है, ऐसा, जैसे उसी पानी का एग्जांपल ले रहे हैं, हम टॉप सरफेस से देख रहे हैं, इस पॉइंट पे हमने ड्रॉप गिराया, तो ऐसा हम अगर उसको कंसेंट्रिक मानते हुए ऐसे सर्कुलर दिखाएं, तो हम ये जो लाइन दिखा रहे हैं ये मान लेते हैं कि क्रिस्ट है, और ये जहाँ पे कुछ नहीं है वो ट्रफ है, और ये जो है क्रिस्ट। यानी कि ऐसा जो हमारा सरफेस था, वही एक पॉइंट को हम ये दिखा रहे हैं, और जहाँ नहीं है उसको हम ये गड्ढा वाला टाइप चीज दिखा रहे हैं। तो हम अगर यहाँ ध्यान से देखें कि इस पॉइंट पे वेव जनरेट हुआ, और यहाँ से हम चारों तरफ अगर हम सेम दूरी पे गए, तो जो भी पॉइंट था वो सब सेम फेज में था। ठीक है, फेज यानी कि हम लोग वेव्स का इक्वेशन लिखते थे, y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स, ऐसा कुछ होता था। तो ये वाला जो टर्म हम लोग बोलते थे कि ये फेज है। तो यहाँ पे अगर हम सेम दूरी पे जाएं तो सारे जो पार्टिकल्स है वो सेम तरीके से ऑसिलेट करते हुए हमको नजर आएंगे। यानी कि हम उस सोर्स से उस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे हमेशा सेम फेज में रहेंगे। यानी कि साथ साथ वो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे जाएगा, साथ साथ वो लोएस्ट एम्पलीट्यूड पे जाएगा। ठीक है। तो ये जो कभी भी अगर हमको वेव फॉर्म बनता हुआ दिखता है, वेव जो चल रहा है, जनरेट हो रहा है, तो उसमें ऐसे कुछ प्लेन होता है, जिस प्लेन पे जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे सेम फेज में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पे अगर हम पार्टिकल्स ऑन दिस सिलेंड्रिकल, अगर हम इसको प्लेन बोलें, तो इस प्लेन पे जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ठीक है, ध्यान से अगर हम लोग कंसिडर करें, तो जो वेव है वो साथ साथ ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, नहीं कि वेव फॉर्म हमको जनरेट कर रहा है, इसको वेव फॉर्म अगर बोल रहे हैं तो वो जो पार्टिकल है इस प्लेन के सारे, यानी कि यहाँ से r दूरी पे सब है, सेम डिस्टेंस पे है, तो सारे के सारे साथ साथ ऊपर नीचे कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं कि साथ साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो सारे के सारे सेम फेज में है। वैसे ही आगे गए तो यहाँ पे भी जो भी पार्टिकल्स होंगे सारे साथ साथ होंगे, वैसे ही आगे वाले भी साथ साथ, वैसे ही वेव जो है आगे की तरफ चलते जा रहा है। और इस सरफेसेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा ये
सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम एक प्लेन एज्यूम कर लें, जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो अगर हम बात कर रहे हैं ये वाटर सरफेस की, लाइट रहता तो चारों तरफ वहां से जनरेट होता। अगर लाइट होता, लाइट सोर्स होता, तो उस पॉइंट से चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह वहां से वेव गया होता। तो वहां पे अगर हम स्फेरिकल उस स्फेयर पे एक स्फेरिकल शेप मानते हैं आर बी का, उस स्फेयर पे अगर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस सोर्स से सारे सब सेम तरीके से करते हुए नजर आएंगे हमको। तो वैसे प्लेन हमको मिला, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। ठीक है, यानी कि वेव फ्रंट ऐसा प्लेन है, यानी कि ऐसा क्रॉस सेक्शनल प्लेन है जिसपे जो भी पार्टिकल है सारे के सारे जो जिसका ऑसिलेशन हो रहा है वो सब सेम फेज में हो, एक ही फेज में, यानी कि एक तरीके से एक जैसा ऑसिलेशन शो कर रहे हो। सेम फेज होने का मतलब यही है। हम लोग बोलते हैं कि इसको ये फेजर एंगल है, इनिशियल फेज फाइनल फेज ये सब चीज हम लोगों ने किया था। फिर ये वेव फ्रंट समझने के बाद हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो उसमें फिर से ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि वेव फ्रंट किसको कहते हैं। तो वेव फ्रंट हम उस प्लेन को कह रहे हैं जिस प्लेन पे किसी भी वेव फॉर्म जो है, मान लेते हैं एक पॉइंट से जैसा भी सोर्स हो वहां से प्रोड्यूस हुआ, आगे की तरफ वो जा रहा है। तो आगे रास्ते में कोई एक ऐसा प्लेन जिसपे हर एक पार्टिकल सेम फेज में हो, तो उस प्लेन को हम लोग बोल रहे हैं कि वो वेव फ्रंट। वो प्लेन है हमारा वेव फ्रंट। यहाँ से हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज a cross sectional surface of constant phase। ठीक है, यानी कि सबका फेज जो होगा सेम होगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वेव फ्रंट। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, पॉइंट्स जो है ये जो हम लोग वेव फ्रंट बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा प्लेन है जिसपे एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रहा है। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर हम वेव को देखते हैं तो उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी अगले को ट्रांसफर करते जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग इसको बोल रहे हैं इट इज कंसिडर एज लाइट एनर्जी ट्रेवल, जो होगा इस वेव फ्रंट के अलोंग ट्रेवल होते जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो लाइट का एनर्जी है इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक बल्ब जला दें तो उससे चारों तरफ जो रेज निकलेंगे वो चारों तरफ जाएंगे। आर दूरी पे अगर हम स्फेयर लेते हैं तो उस स्फेयर से परपेंडिकुलर ही वेव आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेव जो है ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, कहीं भी अगर हमारा वेव फ्रंट हो तो जो वेव्स ट्रेवल कर रहे होंगे उनसे परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा होगा। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर हम रेज को परपेंडिकुलरली वेव फ्रंट से ड्रॉ करें, चलो हम उसको जब ड्रॉ करेंगे तभी हम सब पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे इतना ही लिखते हैं। वेव जो है ट्रेवल होगा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर। अब जैसे वेव फ्रंट बनेंगे कैसे, ठीक है, शेप का बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, शेप ऑफ वेव फ्रंट, तो खुद ही सोचो कि अगर ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, ठीक है, सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स। जैसे कि अगर हम एक बल्ब जला दिए तो बल्ब जला दिए तो इससे आर दूरी पे जाएंगे तो ऐसे हमको स्फेरिकल
सरफेस मिलेंगे, यानी कि ऐसा हम हर r दूरी पे किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो हमको ऐसा स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट सरफेस के लिए हमको मिला स्फेरिकल सरफेस। लेट्स से कि लाइन सोर्स है, लाइट हम जल रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्यूबलाइट अगर हम मान लेते हैं कैसा जल रहा है, तो इससे जो रेज निकल रहे हैं लंबा है, तो हम लोग इससे यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा अगर हम एक सिलेंड्रिकल शेप लें, ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल पे सब r दूरी पे चारों तरफ से हम r रेडियस ले लिए हैं, इस रेडियस पे सिलेंड्रिकल शेप लिए हैं, तो जो भी लाइट निकल के इतने दूरी पे गया होगा वो सारा का सारा सेम फेज कांस्टेंट फेज से ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इस शेप में हम बोलेंगे कि इस तरीके में सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ऐसा अगर होगा तो सिलेंड्रिकल शेप होगा। ऐसे लेट्स सो देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम रेज जो है ऐसा, चलो हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, उससे जो स्फेरिकल निकल रहे हैं बहुत दूर चले जाते हैं हम, यानी कि इनफाइनाइट रेडियस का अगर हम स्फीयर मानते हैं तो हमको प्लेन नजर आता है। तो वही चीज है कि अगर हम पॉइंट सोर्स से ही इनफाइनाइट दूरी पे देखें, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स, किसी भी सोर्स से सिलेंड्रिकल या जो भी है, तो वहां पे अगर हमको देखना होगा तो हम बोलेंगे कि वहां पे जो है हमको ऐसा प्लेनर मिलेंगे। ठीक है, प्लेन मिलेगा हमको, यानी कि उस केस में हमको क्या मिलेगा, प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ शेप हो गए जो कि हमारा वेव फ्रंट शो करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर एक कोई भी सरफेस, तो यहाँ से जो रेज निकले होंगे ऐसे चारों तरफ, यहाँ पे एक प्लेन अगर लें तो उस प्लेन पे निकल रहा होगा, वैसे ही यहाँ से रेज जो है ऐसे निकला होगा। ठीक है, यानी कि वेव फ्रंट से हमेशा परपेंडिकुलर। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ऐसे रेज गए होंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, यानी कि रेज जो होंगे वेव फ्रंट से हमेशा परपेंडिकुलर ही गया होगा। जैसे कुछ और हम एग्जाम्पल के तौर पे बना रहे, जैसे कि ऐसा लेट से कि हमारा रेज, ठीक है, ये जो है बीम है, हमसे पूछेगा कि इस पे वेव फ्रंट कैसा होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है किसी पॉइंट से जो है डाइवर्ज हो रहा है, तो उस पॉइंट से ऐसा कुछ हमारा स्फेरिकल शेप बनेगा, यानी कि ये सब चीजें जो होंगी ये हमारा क्या होगा, वेव फ्रंट्स होंगे। ठीक है, वही अगर ऐसा कन्वर्जिंग नेचर का लाइट हो, लाइट जो है ऐसा कन्वर्जिंग है, अगर लाइट कन्वर्जिंग है तो इसका सोर्स जो होगा इधर कहीं पॉइंट बना रहा होगा, तो इसमें जो हमारा स्फीयर होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा शेप होगा वो ऐसा होगा, यानी कि उसका पॉइंट जहां पे ये कन्वर्ज कर रहे होंगे वहां पे उसका सेंटर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम नोट करके और भी पॉइंट लिख देते हैं जो अभी हम लोग लिखे। पहला, लाइंस परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, wave front in any light beam is considered as light rays। ठीक है, अगर हमको वेव फ्रंट दे दिया हो, उससे परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉज हो, तो उसको हम लोग लाइट रेज मानते हैं।
डायरेक्शन हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका सेंटर किधर है, किधर की तरफ वेव मूव कर रहा है, यानी कि वेव के डायरेक्शन से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि। और सेकेंड पॉइंट, या फिर इसको डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में लाइट रेज का डायरेक्शन होगा। इसके बाद है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या देता है कि जैसे कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे जो है ये वेव फ्रंट है, इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। ड्रॉ रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट्स। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बहुत हम लोग को ध्यान देकर ड्रॉ कर लेना होता है। बोर्ड में लगभग 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो बताओ कैसे जाएगा। सर नॉर्मल की तरफ इस तरह करते हुए। ठीक है, देखो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है तो हम क्या समझते हैं, किसी जो अगर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा इंसिडेंट होगा, यानी कि हम सिंपली ऐसा हम बोल दिए कि इंसिडेंट रे है, ये ऐसे नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो ये रेज जो होंगे यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होंगे वो इससे ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यानी कि ऐसा आया टकराने के बाद इधर ऐसा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और लेट से कि ये हमारा वेव फ्रंट है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट कैसा होगा। सर फोकस की तरफ कन्वर्ज करता हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम ये इंसिडेंट रेज हम बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, इंसिडेंट रेज। यानी कभी भी अगर कैसा भी क्वेश्चन दे तो जो भी वेव फ्रंट है उससे क्या कर लेना है कि इंसिडेंट रेज ड्रॉ कर लेना है। अगर हम इंसिडेंट या फिर जो भी चीज दिया हो उससे परपेंडिकुलर हम लोग रेज को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, और रेज को ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। अब ये जो रेज है हम जानते हैं किधर फोकस की तरफ जो होगा ऐसा कन्वर्ज करेगा, तो इसका सेंटर इधर की तरफ पड़ रहा है तो इसमें कैसा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, एक पॉइंट पे जा रहा है तो उस पॉइंट पे चारों तरफ से अगर जा रहा है तो नॉर्मल होने के लिए ऐसा जो शेप होगा वो स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इधर जो है प्लेनर आया लेकिन दिख कैसा रहा है बाद में, स्फेरिकल। क्लियर है, तो ऐसे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में ही पूछता है, बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इसी पे बेस्ड हम लोग एक पढ़ते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ह्यूजेंस वेव थ्योरी, इन्होंने इसी के बेसिस पे मतलब कि ये जो वेव फ्रंट है इसी के बेसिस पे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। ठीक है, यही थ्योरी जो है वेव्स को एक्सप्लेन करते हैं।
तो क्या थ्योरी था वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, जो हमारा वेव्स जहां भी कोई भी पॉइंट सोर्स है उसके बाद वेव फ्रंट जो जनरेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ऑफ जो है वो एक नया सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट जो है वो एक नया सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। नया सोर्स यानी कि वहां से फिर से हमको वेव फ्रंट निकलता हुआ दिखेगा। एंड वेव फ्रंट जनरेटिंग on these sources are called secondary wavelets। ठीक, उसको सेकेंडरी वेवलेट नाम दिया गया। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा ये रेज गए हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट सोर्स से, तो इस पे ये एक अगर हम बोल रहे हैं कि वेव फ्रंट है, तो इसका हर एक पॉइंट, ठीक है, कोई सा भी अगर हम पॉइंट ले लें वो फिर से एक सोर्स की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ से हमको लगेगा कि ऐसे फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो रहे हैं। यहाँ से भी ऐसा ये सेकेंडरी वेवलेट ऐसा जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये सब सेकेंडरी वेवलेट एंड ये स्फेरिकल ही है पॉइंट सोर्स से, तो ऐसा दोनों तरफ जनरेट हो रहा होगा। ठीक है। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। हेलो, सर अब आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो भी वेव फ्रंट, ठीक है, उसका हर एक पॉइंट एक अलग सोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सा भी पॉइंट लेंगे वो एक सोर्स को हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से भी हमको लगेगा कि वहां से भी ऐसे सोर्सेस से यानी कि वेव्स निकल रहे हैं, दोनों तरफ निकल रहा होगा। ठीक है, अब सोर्स आगे की तरफ वैसे ही बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि हर एक वेव फ्रंट पे एक एक सोर्स जनरेट हो रहा है, और उस सोर्स से फिर से नया नया वेव फ्रंट निकल रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो सेकेंडरी वेवलेट है। ठीक है, और ये सेकेंडरी वेवलेट जो है इन ऑल डायरेक्शन से भी है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है, ऑल डायरेक्शन में निकल रहा है। लेकिन जब लोगों ने ये आश्चर्य जताया कि अगर मान लेते हैं कि सारे डायरेक्शन में निकल रहा है, तो जो वेव है वो आगे की तरफ ही क्यों बढ़ रहा है, जो मेन सोर्स था हमारा उसी से दूर की तरफ क्यों जा रहा है। जब इस पॉइंट से पीछे की तरफ भी ऐसे निकल रहा है तो पीछे नहीं, पीछे भी जाना चाहिए, आगे ही क्यों ज्यादा जनरेट हो रहा है, पीछे की तरफ कम क्यों हो रहा है, ऐसा देखने को मिला। तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि जो हमारा वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट्स, उनकी जो इंटेंसिटी जो है वो हाई होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि जो मेन सोर्स से जो वेव निकल के जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यानी कि इंटेंसिटी विल बी मोर इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, जो वेव जो जनरेट हुआ था उसके स्पीड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन में इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो न्यू सोर्स है इसको हम लोग कभी
कभी सेकेंडरी सोर्सेस। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग को ध्यान में रखनी। सेकेंड उन्होंने ये कहा, ठीक है, कि अगर ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, वेव फ्रंट जो मूव कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक मीडियम में मूव कर रहे हैं तो एक वेव फ्रंट से सेकेंड वेव फ्रंट पे जाने में हर पॉइंट सेम टाइम लगाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर मीडियम चेंज ना हो, ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा वेव्स है, लाइट है, ठीक है, और इस पे दो वेव फ्रंट ऐसे दिए गए हैं, ठीक है, दो वेव फ्रंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर एक पॉइंट जो वेव है इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट पे जाने में, ठीक है, अगर उस टाइम t1 लगाता है तो यहां से भी कोई अगर जा रहा होगा तो भी टाइम t1 ही लगाएगा, अगर मीडियम सेम रहा तो। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने पे जो समय लगेगा वो सेम लगेगा अगर मीडियम सेम रहा तो। लेकिन अगर हम मान लेते कि यहाँ से हम डिवाइड कर देते, नीचे का मीडियम अलग ऊपर का मीडियम अलग, तो डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ वेव जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, city of wave will be same implies that time taken wave to reach from one wavefront to will be same। ठीक है, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने पे जो हमारा समय लगेगा वो सेम लगेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मीडियम चेंज हो गया तो मीडियम चेंज हो जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा तो वेव फ्रंट जो होगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा तो टाइम अलग लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा इफ मीडियम इज डिफरेंट, ठीक है, मीडियम अगर डिफरेंट रहेगा तो भी जो हमारा बात कर रहे हैं वेव फ्रंट्स का, तो वेव फ्रंट्स में क्या होगा, लेट्स से कि ऐसा एक सोर्स है, ऐसे हम दो वेव फ्रंट्स बनाए हैं, इधर की तरफ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इधर हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस d1 है, वेलोसिटी v1 है, टाइम t1 है, यहाँ का बात कर रहे हैं डिस्टेंस d2 है, टाइम t1 है और स्पीड v2 है, v2। तो अगर इफ मीडियम जो है सेम है, ये सारे चीज याद रखने हैं, ठीक है, इफ मीडियम इज सेम, तो v1 जो होगा वो v2 के बराबर होगा एंड d1 इक्वल टू d2 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि t1 विल बी इक्वल टू t2, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है। लेकिन बट फॉर डिफरेंट मीडियम, ठीक है, अगर यहाँ का मीडियम बोल रहे हैं और यहाँ का मीडियम बोल रहे हैं डिफरेंट हो, डिफरेंट होगा तो यहाँ से v1 जो होगा v2 के बराबर अब नहीं रह जाएगा, यानी कि v1 v2 सेम नहीं रह जाएगा। ऑल्सो d1 भी d2 के बराबर नहीं रह जाएगा, यानी कि दोनों वेव फ्रंट्स के बीच का दूरी भी सेम नहीं रहेगा। वेव फ्रंट
डिस्टेंस विल चेंज। ठीक है, वेव फ्रंट का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा बट टाइम रिमेन्स सेम। ठीक है, यानी कि T1 जो होगा इस केस में भी T2 के बराबर ही होगा। दोनों वेव्स को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में जो समय लगेगा वो सेम लगेगा। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि V1 V2 चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस यानी कि वेव फ्रंट जो अभी स्फेरिकल था, ठीक था, बाद में भी स्फेरिकल रहेगा लेकिन रेडियस चेंज हो गया होगा। ठीक है, यानी कि उसका जो दूरी है वो चेंज हो गया होगा अगर पॉइंट सोर्स है तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर मीडियम सेम रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मीडियम अलग अलग रहा तो ऐसी चीजें होंगी। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये था वेव फ्रंट का कहानी कि वेव फ्रंट जो होता है जनरेट कैसे होता है, जनरेट होता है तो उसको हम लोग किस चीज को वेव फ्रंट बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी वेव है, वहां से जो भी हमारे लाइट निकल रहा है, वेव्स निकल रहे हैं, तो ऐसा एक प्लेन आ रहा है जिस प्लेन पे हर एक पार्टिकल सेम फेज में है, कांस्टेंट फेज में है, तो हम लोग उस फेज को, उस फेजर प्लेन को हम लोग बोल रहे हैं कि वेव फ्रंट है। ठीक है, लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो चारों तरफ निकलेगा तो उसके लिए बोले हम लोग कि स्फेरिकल सरफेस होगा। लाइन है तो सिलेंड्रिकल होगा। पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स कोई भी हो, बहुत इंफिनिटी से आ रहा है तो हम जानते हैं कि इंफिनिटी से आते आते रेज जो होंगे पैरेलल हो गए होंगे, तो जो सरफेस हम लोग मानते हैं वो प्लेनर मानते हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे हम लोग, और ह्यूजेंस थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि जो वेव फ्रंट है, जो भी अगर लाइट सोर्स है उससे जो रेज निकल रहे हैं, वेव फ्रंट बन रहा है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फिर से सोर्स जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट जो है सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि ये वेव फ्रंट है तो यहाँ से भी ऐसे लाइट लग कह रहे हैं कि निकल रहा है। ऐसा आगे डायरेक्शन में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि पीछे वाला जो है उन्होंने बोला तो यही है कि हर डायरेक्शन में वहां से भी निकलेगा, लेकिन होता क्या है कि पीछे जो है कम इंटेंसिटी का है तो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जो भी होगा वो आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऐसा है। ठीक है, ये चीज था। इसके बाद 11th का कुछ थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन करेंगे और उसमें थोड़े से नए चीज भी सीखेंगे, और वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोगों ने वेव के लिए देखा था, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहेंगे, पढ़ेंगे, और हर जगह हम लोग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको कांस्टेंट मानेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफरेंट नहीं रखेंगे इंटरफेरेंस में, क्योंकि मोस्टली जगह पे हम कोहेरेंट सोर्स ही लेते हैं, तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट क्या होगा वो सब चीज भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवीजन। इंटरफेरेंस, ठीक है, यहाँ पे जनरली हम लाइट की बात करेंगे। ठीक है, तो 11th का दिन याद करें तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि लेट से कि यहाँ पे कोई एक सोर्स है, यहाँ पे कोई सोर्स है, तो यहाँ से वेव जो है निकल के यहाँ पे आया, यहाँ से वेव निकल के यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ से वेव जो निकल रहा है लेट से y1 है, जिसको हम बोल रहे हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, यहाँ से जो निकला इसको बोल रहे y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, के एक्स ही रख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम ओमेगा और के सेम रखे नहीं कि हम फ्रीक्वेंसी सेम रखें, क्योंकि लाइट से रिलेटेड है, हम ज्यादा उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। अब ये लाइट जो है इस रास्ते से वेव की तरह ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, दोनों लाइट आपस में आके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये जो है ये x1 लेट से डिस्टेंस चल के आया, ये डिस्टेंस जो है x2 डिस्टेंस। तो x1 चल के आया तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन ये x1 हो जाएगा।
इसके लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे A2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, क्योंकि x जो है यहाँ पे हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस, लेट से कि यहाँ से चला है x1 x2, तो हम मान लिए कितना हो रहा है। ठीक है, दोनों वेव्स जो है चले हैं। अब यहाँ पे ये दोनों आके आपस में मिल गए, तो इंटरफेरेंस में हम लोग क्या लिखते थे, y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी सेम रखें, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जनरली यही चीज डिस्कस करेंगे। तो हम मैथ से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेरेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी कि दोनों वेव्स वहां पे जाके मिल गए हैं, यानी कि a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। ठीक है, थोड़ा बहुत 11th का अगर याद है तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन से हम लोग वही चीज देख रहे हैं। और यहाँ जो भी कुछ सीखेंगे हम लोग बस डायरेक्टली उसको यूटिलाइज करने आना चाहिए। अब ये दो है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सारी चीजें आती हैं, हम इसको जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। ये जो भी चीजें हैं स्केलर क्वांटिटी है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, यानी कि हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 a2 को कंसीडर मान कर लेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कंसीडर a1 एंड a2। a1 a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, लेकिन हम इसको एज अ वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर है नहीं। ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं एज अ वेक्टर, है नहीं ये वेक्टर, लेकिन हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। एंड एंगल बिटवीन देम विल बी फेज डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है, लेट से अगर हम थीटा बोल रहे हैं, तो थीटा जो होगा, एंगल बिटवीन देम जो होगा वो विल बी फेज डिफरेंस। दोनों के बीच का जो होगा फेज डिफरेंस क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको बोल रहे हैं कि φ1 है, इस एंगल को बोल रहे हैं ये φ2 है, तो रिप्रेजेंट करेगा कि φ1 माइनस φ2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि किसको कब हम φ1 बोलेंगे, किसको φ2 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, एंगल बिटवीन देम विल फेज डिफरेंस, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, फेज डिफरेंस। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इधर a1 इधर a2, दोनों के बीच में एंगल थीटा। अगर दो वेक्टर है तो हम लोग सम करने आता है, या तो हम ट्रेलोग्राम या फिर पैरेललोग्राम लो। इस एंगल को अगर हम बोलिए हमारा फाई है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए रिजल्टेंट, आर से भी लिखा जाता है, ये हमको मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा, ये आता है। फाई अगर लिखना हो तो tan ऑफ फाई हम लोग लिखते हैं a2 साइन थीटा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम tan फाई फाई भी लिख सकते हैं, ये चीज हो। ये लिखने के बाद y नेट क्या लिखेंगे, लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा फाई। ठीक है, ये हमारा इतना काम करना होगा। कभी दो वेव से दो वेव आके अगर मिल रहे हैं, दोनों वेव का अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, फिर उन दो का ये जो एंगल फाई आता है, यानी कि दोनों के बीच में ये फेज डिफरेंस है, यानी कि ये हमारा आया ए नेट
और ये जो A1 है उसके बीच में ये हमारा नेट डिफरेंस। ठीक है, अब फाई हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उस सबको हम एग्जाम्पल से यहाँ पे देखेंगे। इतना बात क्लियर है कि किसी बात में दिक्कत है बोलो, क्योंकि ये सब एनालिटिकल है, हम मैथ से जाते तो भी आता, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते तब भी आता, लेकिन हम लोग डायरेक्टली निकालना सीख रहे हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वाई नेट फाइंड करने के लिए, फाइंड करो। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करके बताओ कितना आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि हम इसमें A1 किसको माने, A2 किसको माने। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो हमने ये फाई एंगल निकाला है वो तो A1 और के बीच में है, तो A1 किसको माने। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा बताओ, एनी गेस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि A1 जो होगा वो कौन होगा, जिसका फेज एंगल जो होगा स्मॉल। ठीक है, जिसका फेज एंगल छोटा होगा वही हमारा A1 होगा, यानी कि हमारा इसमें A1 कौन सा हुआ, 4, क्योंकि इसका फेज एंगल जो है वो T+30 है, तो इसमें T+120 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, ठीक है, फेज डिफरेंस, तो ये हमको कितना मिल जा रहा है, थीटा अगर लिखे हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा 4 इधर है, चलो हम इसको ध्यान से लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वाई नेट जो अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, 5 साइन, यहाँ पे क्या लिखे, ओमेगा टी प्लस 90, नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ जो छोटा वाला फेज है उसको, छोटा वाला प्लस जो भी हमारा एंगल फाई आएगा, तो tan ऑफ फाई अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 साइन 90 बाई 4 प्लस 3 कॉस 90, ये हमको मिल जा रहा है 3/4, यानी कि फाई जो आ जा रहा है हमारा 37 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 37 डिग्री, तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कुछ चीजें सीखी इसमें, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि हम लोग वैसे फाइंड करेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन मेन है। जब हमको यहाँ पे सवाल मिला तो A1 किसको ले, फिर फेज में हम क्या लिखें, ये दो चीज क्लियर होना चाहिए। A1 हम उसको लेंगे जिसका फेज एंगल कम होगा, ठीक है, और यहाँ पे उसी का पहले फेज लिखेंगे और उसमें जो भी आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ 5 कैसे आया, इसको पिक्टोरियली देखते हैं एक बार। जैसे लेट से कि हम इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो है हम सब कुछ देख रहे हैं, तो हम A1 वाला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से 30 डिग्री पे था जो ये A1 वाला, और यहाँ से 120 डिग्री पे ऐसा A2 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट जो हमको मिलेगा वो इधर की तरफ मिलेगा,
और ये एंगल आया 37 डिग्री, यानी कि हम इस एक्सिस से देखे जो रेफरेंस था उससे हमको 67 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि वाई नेट का ये ए नेट है। ठीक है, इसलिए A1 हम उसको चूज करेंगे हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जिसका फेज एंगल कम होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे कि कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोग को इस चैप्टर में ऐसे। ठीक है, इसको सम करेंगे तो क्या होगा बताओ। हम तो फॉर्मूला लिखे थे बीच में प्लस था, यहाँ आ गया माइनस। धर्म संकट, अब क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो माइनस है उसको फिर से प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, मैथ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ प्लस यूज करते हैं तो इसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन हम बोल सकते हैं ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस पाई, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, ये यूज कर लिए। अब हमको आसानी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा, करो जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए नेट का। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे। अब यहाँ पे 3 एक फैक्टर है, ये 4 वेक्टर है। ट्रीट कर रहे हैं, है नहीं। अब इसमें हमारे दो दो एंगल मिल रहा है, 210 डिग्री 150 डिग्री। तो कॉस के साथ हम कौन सा एंगल लिखेंगे बताओ। हेलो सर 150 डिग्री। 150, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो वेक्टर को लेते हैं तो जो छोटा वाला एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। 150 डिग्री यूज करेंगे। कॉस 150 का वैल्यू पता है क्या, कितना आएगा? 60। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। cos by 2 cos का माइनस साइन 60 डिग्री शायद, तो रूट यस सर। 3 कुछ आ जाएगा ना, 3/2 कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी है -√3/2। हाँ, तो याद आ रहा है कितना, 25 प्लस 12√3। ठीक है, अब जो भी है, यहाँ वाई नेट अगर लिखना होगा तो वाई नेट कैसे लिखेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे जब हम रिजल्टेंट, तो यहाँ पे ये चीज आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट आया है, तो जो हम फाई निकालेंगे वो एंगल फाई ये आया है। तो यहाँ पे वाई नेट जब हमको लिखना होगा तो लिखेंगे ए नेट जो भी आया है, साइन ऑफ स्मॉलर जो है ओमेगा टी है नो डाउट, लेकिन ये पीछे में है तो -5। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखनी है, कैलकुलेट करके लिखना है।
फाइव इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 इतने 1 है 4 sin 150/3 प्लस 4 cos 150। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऐसा है इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाकी मेथड ये होगा। ठीक है, ऐसा भी धर्म संकट मिल सकता है कि हमको प्लस लेट से कि यहाँ पे आ जा रहा है 6 आसान से साइन ओमेगा टी, यहाँ 6 कॉस आ गया, ओमेगा टी ही रखो। ठीक है, एक साइन है एक कॉस है, जो हम लोग फॉर्मूला सीखे उसमें दोनों साइन था, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट टू साइन, साइन फंक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसे सवाल में है, बुक्स पढ़ोगे तो डायरेक्टली ऊपर वाला देके छोड़ देता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि सॉल्व करने के लिए इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आराम से फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो, अन्यथा तुमको मैथ की सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा हो तो सॉल्व करना, एक दो पन्ना जाता है, ज्यादा नहीं जाता है, सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेंशन कुछ कुछ करके होता है, आपको भी नहीं आता है, खैर। ठीक है, इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा टी होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6। अच्छा, एक चीज और, ये जो ओमेगा टी है ये हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो हम एक चीज करके नोट करके हम सारे चीजें लिख देते हैं, बाकी तुम लोग अब कर सकते हो। फर्स्ट, बोथ फंक्शन, यानी कि बोथ जो फंक्शन होने चाहिए आर इन साइन फंक्शन। ठीक है, अगर साइन रहा एक कॉस रहा तो डिफरेंट आता है, सॉल्व करने जाएंगे माथा पेची होगा, इसलिए हम लोग एक कर लिए, उसी पे बेस्ड सारा कुछ कर लेंगे। सेकंड, ओमेगा टी जो है हमारा शुड बी, कैसे भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे बहुत लोग लिख सकते हैं कि साइन π/2 माइनस ओमेगा टी अगर हम लिखते हैं तो ये हमको इतना मिल जाएगा, लेकिन ये चीज हमको नहीं लिखना है। ठीक है, इस चीज को हमको नहीं कंसिडर करना है, क्यों, क्योंकि ओमेगा टी जो हमारा टर्म है शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर इन सब छोटे छोटे बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हम लोग कर सकते हैं। देयर शुड बी पॉजिटिव बिटवीन बोथ टर्म्स, यानी कि दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो उन दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव आने चाहिए। ये कंसिडर होने के बाद देन A1 हम उसको करेंगे हुज फेज इज स्मॉलर। ठीक है, यानी कि जिसका फेज कम होगा उसको हम करेंगे। नाउ treat A1 and A2 as vector and angle between is phase difference। ठीक है, देन फाइनल इक्वेशन जो आएगा हमारा, यानी कि y नेट जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ से a नेट निकालने आता है, साइन लिख देना है, यहाँ पे फेज ऑफ A1 का जो भी फेज होगा वो प्लस अल्फा। ठीक है, ये चीज लिखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में माइनस अल्फा या -5 इसलिए दिखाया है क्योंकि हम यहाँ पे -5 रखे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप माइनस में ही आएगा, क्योंकि हम लोग सब चीज रखे हैं तो माइनस में ही आएगा। साइन 150 है, नीचे cos √3,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो नीचे वाला टर्म ऐसे माइनस दिख रहा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको कंसीडर करके लिखना होता है। इतना बात क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसी पे यानी कि इंटरफेरेंस पे ही बेस्ड आगे कुछ पढ़ेंगे। यानी कि इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा, फिर ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज एंगल किसको कह रहे हैं, टाइम डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, वो सब चीजें चलेंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो कि हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या फिर डाइफ्रैक्शन हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग इसलिए समय दे के नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, आज जल्दी जल्दी में कुछ होगा नहीं। और 11th क्लास में जो इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रहा है, हम लोगों ने स्ट्रिंग पे और ऑर्गन पाइप्स के लिए ही पढ़ा था सिर्फ। ठीक है, यानी कि वेव साउंड वेव्स के लिए, तो वो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है कि कंस्ट्रक्टिव कब हुआ करता था, 5 to n पाई होता था, फिर n लेमडा होता था, 2n+1 लेमडा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव होता था। तो वही सब चीजें फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो एक बार रिवीजन भी जरूरी है। तो एक बार वेव्स के इंटरफेरेंस वाले में वो चीज रिवीजन कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा भी। तो वो चीज करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जैसे कि हम लोग डाइफ्रैक्शन या फिर क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच देखेंगे कल से। उसके बाद से यानी कि कल के लेक्चर के बाद से जो है हम लोग इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़नी है वो पढ़ेंगे। यानी कि कल का चैप्टर जो होगा इस चैप्टर का सार होगा, थीम होगा, यानी कि उसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इंटरफेरेंस में थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी, ये सारे चीजें एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है, क्योंकि वो चीज हम लोग फिर से करेंगे ही, फिर भी एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू।